जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो का सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी और इसमें हम पढ़ेंगे ब्रिटिश रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी और उनके द्वारा लाए गए वेरियस एक्ट्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। आगे बढ़ने से पहले हम लोग ब्रिटिशर्स की पूरी क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं, वो कब आए और कब गए। ब्रिटिशर्स ने अपना सबसे पहला कदम इंडिया में 1600 एडी में रखा था इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रेडर। वो क्वीन एलिजाबेथ से ट्रेडिंग की परमिशन लेकर ही इंडिया आए थे और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के पास होने के बाद ही उनकी वापसी वापस ब्रिटेन हुई थी। सर आप देख सकते हैं कि ब्रिटिशर्स की प्रेजेंस इंडिया में लगभग 350 साल रही थी। जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स, रेगुलेशंस या एक्ट जो भी पास हुए थे वो इस टाइम पीरियड के बीच ही पास हुए थे। जैसे 1765 में ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट्स मिले, उसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, फिर 2 चार्टर एक्ट आए। उसके बाद 1857 में सिपाही म्यूटनी हुई, इसके बारे में तो हम सभी जानते हैं, जो कि वर्ल्ड फेमस है और जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कई लोग बोलते हैं। उसी के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास हुआ। इस एक्ट के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में अबॉलिश कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया की बागडोर अपने हाथ में ले ली। फिर 1861, 1892 और 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट इंट्रोड्यूस करा गया, इसमें कम्युनल इलेक्टोरेट का प्रोविजन भी था। उसके बाद 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया। फिर 1927 में साइमन कमीशन बैठाया गया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड लास्टली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के साथ ब्रिटिशर्स की इंडिया से विदाई हो गई। नाउ दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। फर्स्ट, ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया इन 1600 एज ट्रेडर्स। कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। सेकेंड, उनको दीवानी राइट मिला ईयर 1765 में, जब उन्होंने मुगल रूलर शाह आलम को बैटल ऑफ बक्सर में हरा दिया। थर्ड इज रिवोल्ट ऑफ 1857। इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या सिपाही म्यूटनी भी कहा जाता है। फोर्थ है अजम्पशन ऑफ पावर बाय द ब्रिटिश क्राउन इन द ईयर 1858। 1858 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हुआ और इंडिया की बागडोर ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले ली। फिफ्थ, क्राउन रूल कंटिन्यूज अंटिल इंडिया वाज ग्रांटेड इंडिपेंडेंस ऑन अगस्त 15, 1947। चलिए अब बढ़ते हैं कंपनी रूल की तरफ। 1773 से 1858 तक इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, जिसको द कंपनी रूल कहकर भी हम लोग बुलाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में इंडिया में आई। शुरू के दिनों में उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुए, उसको काफ़ी कंपटीशन मिला फ्रेंच कंपनी से, पोर्चुगीज़ कंपनी से। उसका खुद का इंटरनल करप्शन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो इंडियन मार्केट में मोनोपोली नहीं बना पा रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश एम्पायर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए उसकी बिगड़ती कंडीशन को संभालने के लिए एंड टू मैनेज इट्स अफेयर्स, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज पास्ड। Now we will talk about Regulating Act of 1773. It is passed by the British government to control and regulate the affairs of the East India Company in India. इस एक्ट के द्वारा ही गवर्नर ऑफ बंगाल की डेजिग्नेशन को बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल। गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन आने लगे। This act also provided for the establishment of Supreme Court in the year 1774. The main purpose to bring the Regulating Act was to control and manage the corrupt East India Company. Therefore, it asked the Court of Directors to report all its affairs such as revenue, civil, military, etc. to the British government. अब हम बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के बारे में। उस वक्त के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का नाम मिस्टर विलियम पिट था। उनको पता था कि रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773, उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे। डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में काफ़ी करप्शन आ गया था। इस करप्शन को दूर करने के लिए ही उनके पावर्स को घटाने की डिसीजन लिया गया और इस तरह एक नई बॉडी का गठन करा गया जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। सीओडी के सारे पॉलिटिकल फंक्शंस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिए गए और सीओडी के पास अब सिर्फ कमर्शियल फंक्शंस ही रह गए थे। This is how the power of East India Company was reduced and the British government obtained supreme control over it. अब हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1833 की। जिस तरह रेगुलेटिंग एक्ट ने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था, उसी तरह चार्टर एक्ट ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में तब्दील कर दिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ब्रिटिश इंडिया के अंदर के सारे लेजिस्लेटिव पावर्स उठाकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिए गए और गवर्नर्स ऑफ मद्रास और बॉम्बे से उनके सारे लेजिस्लेटिव पावर्स छीन लिए गए। EIC is now no more a commercial body but just an administrative body.
थ्रू दिस एक्ट सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस को इंडियंस के लिए ओपन करने की कोशिश की गई, मगर वो कोशिश सफल नहीं हो पाई। नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1853। द मेन पॉइंट्स ऑफ दीज एक्ट्स आर दिस एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल। It created a separate body known as Indian Legislative Council, also known as mini parliament. This act also allowed local representation to the Legislative Council. It is through this act only that the civil services was open to all, including Indians. अगला है रिवॉल्ट ऑफ 1857 या फिर जिसे हम बोलते हैं सेपॉय म्यूटनी। हालांकि ये पॉलिटी का टॉपिक नहीं है बल्कि ये एक हिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वे में हम इसको यहाँ पर समझ लेते हैं कि इसमें क्या हुआ था। जैसा कि हमको पता है कि इस रिवोल्ट का जो इमीडिएट कॉज था वो था एनफील्ड राइफल में यूज़ होने वाली कार्ट्रिज। उस कार्ट्रिज में जो ग्रीस यूज़ होती थी उसमें पिग और काऊ का फैट यूज़ होता था, जिसके कारण मुस्लिम और हिंदू जो भी सोल्जर्स थे उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे। इस कारण बैरकपुर छावनी के एक सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया और अपने 2 अधिकारियों लेफ्टिनेंट जनरल यूजन और लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी थी। ये तो इमीडिएट कॉज था इस रिवोल्ट का। इसके अलावा जो मेन कॉजेस थे वो थे ब्रिटिशर्स की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी विच वॉज अफेक्टिंग ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी, लाइक देयर पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, discrimination against Indians in promotions and services, and their economic and social policies as well. इस रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इतने बड़े स्केल पर होने वाला ये पहला विद्रोह था जिसने ब्रिटिशर्स की जड़ें हिला दी थी। इसके बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में एबॉलिश कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया की बागडोर अपने हाथ में ले ली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 इसी का परिणाम था। चलिए अब हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के मेन पॉइंट्स क्या थे। पहला तो था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में एबॉलिश कर दिया गया था। 1858 से कंपनी रूल ख़त्म हो गया और क्राउन रूल स्टार्ट हो गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो डेजिग्नेशन थी उसको चेंज करके वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी एबॉलिश कर दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के नाम से एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए एक 15 मेंबर की काउंसिल ऑफ इंडिया भी क्रिएट की गई। हालांकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे वो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे एंड हेंस ही वाज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। सो दीज वर द मेन एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। GOI एक्ट 1858 के बाद आए 3 इंडियन काउंसिल्स एक्ट। पहला आया 1861 में, दूसरा 1892 में और तीसरा 1909 में। 1861 वाले के जो मेन पॉइंट थे वो थे इट प्रोवाइडेड फॉर रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, यानी कि वाइसरॉय ऑफ इंडिया को लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ इंडियंस को भी नॉमिनेट करना था। इसके अलावा डेवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स टू प्रोविंसेस लाइक बॉम्बे एंड मद्रास। इसमें पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा गया और वाइसरॉय ऑफ इंडिया को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी गई, लेकिन सिर्फ इमरजेंसी के टाइम के लिए। इससे हम देख सकते हैं कि जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रखा था उसको थोड़ा ख़त्म करने की कोशिश की गई। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के मेन पॉइंट्स थे नंबर ऑफ इंडियन मेंबर्स, हालांकि नॉन ऑफिशियल जो थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनकी गिनती बढ़ा दी गई और इसी तरह लेजिस्लेटिव काउंसिल से कुछ पावर भी इंक्रीज़ कर दिए गए थे इस एक्ट के द्वारा। अब हम बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के बारे में। ये इन तीनों में से सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस एक्ट को मोरले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो उस वक्त इंडिया के वाइसरॉय थे और जॉन मॉरले उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। इस एक्ट ने लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया था, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल दोनों पर। दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ऑफ द वाइसरॉय एंड गवर्नर्स। And the most important point of this act was the introduction of system of communal representation for Muslims, a concept of separate electorate. इसीलिए लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। सेपरेट इलेक्टोरेट ब्रिटिशर्स का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एक चेहरा ही था। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 की। 1917 में एडविन सैमुअल मॉन्टेग, जो कि उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने एक हिस्टोरिकल डिक्लेरेशन दिया जिसको अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ 1917 भी बोलते हैं या फिर मॉन्टेग रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। उसका ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया में ग्रेजुअली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करना। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मीन्स दैट द रूलर्स मस्ट बी आंसरेबल टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इन्हीं सब चीज़ों को लागू करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को लाया गया। इस एक्ट को मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं।
लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस वक्त के वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। मेन फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आर: फर्स्ट, सेपरेट सब्जेक्ट फॉर सेंटर एंड प्रोविंस। डायरकी यानी कि डबल रूल को इंट्रोड्यूस करा गया। पहली टाइम बाई कैमरलिज्म यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस का भी इंट्रोडक्शन हुआ, और उसके अलावा सेंट्रल लेवल पर डायरेक्ट इलेक्शंस का भी इंट्रोडक्शन हुआ। 6 मेंबर्स की वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 इंडियंस की भी जगह बनाई गई। 6 इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। इसके अलावा कुछ लोगों को फ्रेंचाइजी यानी कि वोटिंग पावर भी दी गई, लेकिन उसका बेसिस प्रॉपर्टी था, टैक्स था या फिर एजुकेशन था। इट ऑल्सो क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। पीएससी यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन को भी इस्टेब्लिश करा गया, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट्स वर सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रल बजट। इसके अलावा एक स्टैट्यूटरी कमीशन का भी प्रावधान रखा गया, which will inquire and report on its working after 10 years of its coming into force। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि इस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन वॉज अ 7 मेंबर स्टैट्यूटरी कमीशन। हालांकि इसे 1929 में आना था, बट इसे 2 साल पहले ही बुला लिया गया 1927 में। कमीशन के चेयरमैन सर जॉन साइमन थे, और इसके सभी 7 मेंबर ब्रिटिशर्स थे, जिस वजह से सभी इंडियन पार्टीज ने इसका बॉयकॉट करा था। लाला लाजपत राय की मृत्यु भी इस कमीशन का प्रोटेस्ट करते हुए हुई थी। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सन 1930 में बनाकर दी थी। इसकी मेन रिकमेंडेशंस थी: फर्स्ट, टू एबॉलिश डायरची। सेकंड, एक्सटेंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस। थर्ड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स। फोर्थ, कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। अब हम बात करते हैं कम्युनल अवार्ड की। सन 1932 अगस्त में रैमसे मैकडोनाल्ड, जो उस वक्त के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कम्युनल अवार्ड अनाउंस करा। इसका मतलब था कि अब सेपरेट इलेक्टोरेट शेड्यूल कास्ट को भी दिया जाएगा, यानी कि डिप्रेस्ड क्लासेस को दिया जाएगा। गांधी जी इसके विरोध में यरवाड़ा जेल पुणे में भूख हड़ताल पर बैठ गए, और आखिरकार कांग्रेस पार्टी और डिप्रेस्ड क्लासेस के बीच एक एग्रीमेंट तय हुआ, जिसको कि पूना पैक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें तय किया गया कि हिंदू का एक जॉइंट इलेक्टोरेट होगा, लेकिन कुछ सीट्स डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए अलग से रिजर्व कर दी जाएंगी। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। इसके मेन पॉइंट्स हैं: फर्स्ट, कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। सेकंड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। थर्ड, एक्ट डिवाइडेड पावर्स, यानी कि सेंट्रल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पहली बार बना दी गई थी, और जो रेजिडुअल पावर्स थे वो वाइसरॉय के पास थे। डायरकी को प्रोविंशियल लेवल पे हटा दिया गया और सेंट्रल लेवल पे डायरकी को अडॉप्ट कर लिया गया। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। बाईकैमरलिज्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट भी इस एक्ट के द्वारा ही हुआ। इट हैज सेट अप फेडरल पीएससी एंड प्रोविंशियल पीएससी सिमिलर टू यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी। फेडरल कोर्ट का भी एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1937 में। अब जानते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में। जून 3, 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि उस समय के वाइसरॉय थे, उन्होंने पार्टीशन प्लान सामने रखा। इसको माउंटबेटन प्लान बोलते हैं। इस प्लान को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया, और इस माउंटबेटन प्लान को लागू करने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को लाया गया। फीचर्स ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वर: फर्स्ट, it ended the British rule in India and declared India as an independent and sovereign state from August 15, 1947. Second, it provided for the partition of India. Third, it abolished the office of Viceroy and Secretary of State. Fourth, it empowered the Constituent Assembly to frame and adopt constitution. Fifth, it granted freedom to the Indian princely state, और उनको परमिशन थी कि वो चाहे पाकिस्तान ज्वाइन कर ले या इंडिया ज्वाइन कर ले। Sixth, designated the Governor General of India and the provincial governors as the constitutional head of the states. इस तरह लॉर्ड माउंटबेटन became the first Governor General of the new Dominion of India. उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को इंडिया के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई। अंत में कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स जो कि इम्पॉर्टेंट हैं उनको हम देख लेते हैं। पहला, लॉर्ड वैरन हास्टिंग क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन 1772. Laws made before Charter Act of 1833 were called regulations, and those made after are called acts. Lord Mayo's resolution on financial decentralization visualized the development of local self-government institutions in India. Lord Ripon's resolution 1882 was hailed as the Magna Carta of local self-government. Lord Ripon is regarded as the father of local self-government in India.
1921 में रेलवे बजट को जनरल बजट से अलग